वेलकम टू मार्गदर्शन चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 15। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15 है जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले अपना लोग जानेंगे जैव विविधता क्या होता है। ठीक है, देखिए जैव विविधता इंग्लिश होता है इसका क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन चीज, बायो, कौन कौन चीज, तो बायो और कौन चीज, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायो का अर्थ क्या होता है, जैविक, डाइवर्सिटी का क्या होता है, विविधता। मतलब जैविक विविधता को एक साथ क्या कहा जाता है, जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता मूलतः दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन चीज हो गया, जैविक और कौन चीज, विविधता। क्लियर हो गया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग, हिंदी में जो जैव विविधता अपना लोग बोल रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, नाम था उसका कौन सी, एडवर्ड विल्सन, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, समान रूप से जैव विविधता का क्या अर्थ है, देखिए जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों में विविधता। ठीक है, जीवों में विविधता कैसे आता है, तो जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए नर युग्मक है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक से बना कितना गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र रहता है, और मादा युग्मक में कितना गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र। ठीक है, उसके बाद दोनों मिल के बना दिया कौन सी, युग्मनज। दोनों मिल के क्या बना दिया, युग्मनज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैगोट कहते हैं। ठीक है, जैगोट में टोटल कितना गुणसूत्र आता है, 46 गुणसूत्र आता है। ठीक है, अब ये 46 गुणसूत्र जो ना, एक ठो जैगोट बना, उससे ढेर सारा कोशिका बनेगा, और कोशिका से ही कौन सी का निर्माण होगा, शरीर का निर्माण होगा, अंग का निर्माण होगा, होगा ना। तो अब ये जो है माता पिता का, इसका 23 ठो आया और इसका भी कितना आया, 23 ठो आया, तो टोटल मिला के 46 हो गया। तो ये दोनों से ये जो युग्मनज बना, ये क्या होगा, अलग होगा। इसीलिए दो, एक ही माता पिता का अगर दो संतान है, चाहे लड़का हो या दो लड़की हो, दोनों क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। और वो किसके कारण होता है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, जैव विविधता। जैसे फल फूल है, आम है, आमे रहता है कितना प्रकार, बहुत सारा प्रकार का होता है ना। तो आम में भी, आम का फल में वो जो क्या हुआ, ढेर सारा जो उसका जाति हुआ, ढेर सारा उसका प्रकार हुआ, उसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता। ठीक है, तो अब देखिए आगे। देखिए प्रकृति में मानव, अन्य जीव जंतु तथा वनस्पति का संसार एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि किसी को भी बाधित होने से किसी का भी क्या हो जाए, अगर किसी को ही हम क्या कर दे, बाधित कर दे, तो सभी का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, और अंततः मानव जीवन क्या हो जाएगा, कुप्रभावित। अब देखिए जितना भी धरती पे जीव है, संसार में जीव है, सब एक दूसरे पे क्या है, किसी न किसी रूप से डिपेंड है। ठीक है, अगर उस सभी जीव संतुलन बना हुआ, उस संतुलन में से अगर क्या करे, एक ठो जीव अगर नष्ट हो जाए, एक ठो जीव अगर विलुप्त हो जाए, तो धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज, ठीक है, उस हवाई जहाज का क्या किया जाए, एक एक नोट रोज खोला जाए, तो क्या हो जाएगा, एक दिन हवाई जहाज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोनो गाड़ी है, उसका क्या किया जाएगा, एक एक पार्ट रोज कोई मान लीजिए चुरा रहा है, तो चुराते चुराते अगर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो गाड़ी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये पूरा संसार में जितना भी जीव है, वो संतुलन बना हुआ है, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर उसमें से एक भी अगर जीव मान लीजिए नष्ट हुआ, एक भी प्रजाति अगर नष्ट हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा संसार का क्या हो जाएगा, सभी जीव का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है, और इसका कुप्रभाव किस पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है। अब देखिए जैव विविधता का स्तर, जैव विविधता को निम्न 3 प्रकार से क्या किया जाता है, विभाजित किया। अब देखिए जैव विविधता जो है उसको कितना भाग में बांटा गया, मेनली कितना भाग में, 3 भाग में। ठीक है, पहला कौन सा है, अनुवांशिक विविधता। पहला कौन सा है, अनुवांशिक विविधता। दूसरा कौन सा है, पहला हो गया अनुवांशिक विविधता, दूसरा हो गया एक मिनट,
अब देखिए पहला कौन सा है, अनुवांशिक विविधता। पहला कौन सा विविधता है, अनुवांशिक विविधता, ठीक है। दूसरा कौन सा विविधता है, तो दूसरा है जातीय विविधता, ठीक है। और तीसरा कौन सा विविधता है, तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता, ठीक है। अगर मान लीजिए ढेर सारा जीव है, उसके जैसे मान लीजिए अपना लोग ही लेते हैं, अपना लोग माता पिता का, अगर मान लो 2 भाई है या 2 बहन, तो दोनों सेम माता पिता से हुआ, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, दोनों में डिफरेंट होता है ना, दोनों देखने में क्या होता है, अलग अलग, दोनों में कौन सी पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो भिन्नता हुआ, ये किसके कारण हुआ, अनुवांशिक गुण के कारण, जीन के कारण। किसके कारण, अनुवांशिक गुण के कारण या जीन के कारण। तो ये विविधता को अपना लोग कहेंगे कौन सा विविधता, अनुवांशिक विविधता, ठीक है। तो अब देख लिए अनुवांशिक विविधता क्या होता है, या एक जाति एक जाति अनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। एक जाति अनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मनुष्य का बात करें अपना लोग, ठीक है, मनुष्य का बात करें, तो मनुष्य जो होता है उसको हम 2 जाति में बांट सकते हैं, ठीक है। मनुष्य को कितना जाति में बांट सकते हैं, 2 जाति में बांट सकते हैं। एक तो पुरुष जाति, एगो क्या होगा, स्त्री जाति, ठीक है। एगो पुरुष जाति या दूसरा कौन सी, स्त्री जाति, ठीक है। लेकिन जितना भी स्त्री होता है सब एक ही रंग थोड़ी लगता है, सब क्या होता है, अलग अलग। जितना पुरुष है वो क्या है, अलग अलग। तो देखिए मनुष्य को हम बांट सकते हैं जातीय विविधता के आधार पर 2 भाग। फिर एक मान लीजिए जितना भी स्त्री है, इसमें जितना स्त्री है सब क्या एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण, अनुवांशिक विविधता के कारण। बात क्लियर हो गया। तो एक जाति अनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती थी। एक जाति, कोई भी एगो जाति लिए, तो उसमें जो भिन्नता होती, मानव से जो भिन्न है, किसके कारण है, अनुवांशिक गुणों के कारण क्या है, भिन्न, ठीक है। आगे देखिए भारत में 50,000 से अधिक अनुवांशिक रूप से भिन्न धान की किस्में पाई जाती है या जाति पाई जाती है। अपना लोग जैसे धान बोते हैं या उगाते हैं, तो इसमें धान का भी कितना प्रजाति है, लगभग भारत में कितना है, 50,000 से अधिक धान का कौन सी पाया जाता है, प्रजाति पाया जाता है। तो ये किसके कारण हो रहा है, अनुवांशिक। सब तो धाने हैं, लेकिन सब में किसके कारण भिन्नता पाई जा रही है, अनुवांशिक गुणों के कारण सब में क्या पाया जाता, भिन्नता पाया जाता है। देखिए ये भी धान है, ये भी धान है, ये भी है और ये भी है, सब धाने हैं, लेकिन सब में क्या है, अलग अलग भिन्नता है। उसी प्रकार भारत में जो है 1,000 से अधिक, भारत में कितना, 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। धान का कितना है, 50,000 से अधिक जाति। अब आम का कितना है, लगभग 1,000 से अधिक क्या है, जातियां, ठीक है। जीवों में यह अनुवांशिक विविधता उसके डीएनए के जीन्स के द्वारा क्या होता है, और ये भिन्नता किसके कारण पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसके कारण, जीन के कारण, ठीक है। डीएनए में पाया जाता है कौन चीज, जीन पाया जाता है। ये देख लीजिए आम जो है कितना प्रकार के, ये देखिए ये परबीन हो गया, ये पहेरी हो गया, ये डनकेन हो गया। तो ढेर सारा प्रकार का क्या होता है, आम होता है। और ये सब भिन्नता, सब आमे हैं, लेकिन सब में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, ये देखिए अलग कलर का, ये अलग तरह का, ये अलग तरह का। तो सब में क्या होता है, भिन्नता होता है। ये किसके कारण होता है, अनुवांशिक गुण के कारण। अनुवांशिक यानी डीएनए के कारण। डीएनए में कौन सी रहता है, जीन के कारण। तो मूलतः किसके कारण होता है, डीएनए में उपस्थित जीन के कारण। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आप लोग को जो है ढेर सारा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में सर्पगंधा रॉउल्फिया सर्पेंटिना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्पगंधा का पौधा पाया जाता है, जिसमें पाए जाने वाले रेसरपिन की सांद्रता, रेसरपिन नामक इसमें रसायन पाया जाता है। किसमें, तो सर्पगंधा नामक एगो पौधा है, उसमें रेसरपिन नामक एगो रसायन पाया जाता है, ठीक है। इस देखिए सब बहुत सारा जगह रहता है भारत में, जो है पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। जैसे हिमालय का पहाड़ी एरिया, वहाँ पे पाया जाता है ये रेसरपिन नामक, ठीक, सर्पगंधा नामक क्या पाया जाता है, पौधा पाया जाता है, जिसमें रेसरपिन नामक क्या पाया जाता है,
रसायन पाया जाता है, उसकी सांद्रता सभी जगह क्या होता है, अलग अलग होता है, और उसका क्षमता भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देख लीजिए, आप फिगर देख लीजिए, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सर्पगंधा। ये क्या है, सर्पगंधा। ये भी सर्पगंधा है, ये भी है, और क्या है, ये भी है। लेकिन सब जो है कहाँ पाया जाता है, हिमालय के पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, हिमालय का जो पहाड़ी एरिया उसमें पाया जाता है। लेकिन सब में जो है रेसरपीन नामक जो रसायन उसमें होता है, किसमें, सर्पगंधा में, तो उसकी मात्रा, सांद्रता और उसकी क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, अनुवांशिकता के कारण। सब देखने में के रंग लग रहा है, सब पहाड़ी एरिया में हो रहा है, लेकिन उसमें अनुवांशिकता के कारण सब में क्या हो रही है, मतलब उसमें पाया जाने वाला रेसरपीन नामक जो रसायन है उसकी मात्रा क्या होती है, कम या ज्यादा होती है, उसकी क्षमता भी कम या ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला विविधता अपना लोग आ जाते हैं। अगला कौन सा, पहला पढ़ ली कौन सी, अनुवांशिक विविधता। दूसरा कौन सा विविधता है, तो दूसरा है जातीय विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यह विविधता कैसे हो गया, तो जाति के आधार पर जो विविधता होगा उसे क्या कहेंगे, जीव में जो जाति के आधार पर, जैसे पुरुष जाति, स्त्री जाति, तो यह जाति के आधार पर जो विविधता होगा उसे क्या कहेंगे, जातीय विविधता। ठीक है, तो यह भिन्नता किसके स्तर पर पाई जाती है, तो यह भिन्नता जो है जाति के स्तर पर है। एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं उसे जातीय समृद्धता कहा जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा नोट कर लीजिए, क्या कहता है, एक इकाई क्षेत्र में, एक इकाई मान लीजिए 100 किलोमीटर में मान लीजिए 1000 जाती है, तो एक इकाई उसका क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर कौन सी चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर कौन सी चौड़ा। तो 100 किलोमीटर मान लीजिए 1000 है, 100 किलोमीटर में 1000 प्रजाति है। ठीक है, तो 1 गुना 1 किलोमीटर में जितना भी प्रजाति होगा उसको अपना लोग कहेंगे जातीय समृद्धता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, जातीय समृद्धता। तो इस लाइन को भी याद रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट की उभयचर जातियां की विविधता जो है पूर्वी घाट से कौन सी होती है, अधिक है। अब देखिए पश्चिमी घाट में उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी मतलब जैसे मान लीजिए मेढक हो गया। ठीक है, इसकी जाति, इसका किस्म जो है ये पूर्वी घाटी से क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ये जो मेढक है, उभयचर प्राणी मेढक होता है ना, तो ये देखिए अलग अलग तरह का मेढक है ना, ये ढेर सारा प्रकार का कौन चीज है, मेढक। ठीक है, उसके बाद अगला विविधता अपना लोग आ जाते हैं, कौन सा विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता। अगला कौन सा विविधता है, पारिस्थितिकीय विविधता। तो अब देखिए सभी जगह मान लीजिए पारिस्थितिकीय कहने का अर्थ हो गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे पेड़ कहीं पे क्या है, रेगिस्तान है, कहीं पे पानी है, कहीं पे मान लीजिए हरा भरा है, सब जगह है। तो इस तरह के कारण वहाँ के क्षेत्र के अनुसार क्या है, विविधता क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, उसके कारण भी क्या होता है, अलग। जैसे मान लीजिए अफ्रीका देश है तो वहाँ का जो है लोग क्या होता है, काला होता है। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ का लोग क्या होता है, सफ़ेद उजला होता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, पर्यावरण के कारण कह सकते हैं, पारिस्थितिकी के कारण, वहाँ के वातावरण के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसको कहेंगे अपना लोग कौन विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता। क्लियर हो गया। तो देखिए यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षा वन, गरान, मैंग्रोव, परवल भित्ति, आर्द्र भूमि, ज्वारदन मुख तथा एल्पाइन सवाल की पारितंत्र भिन्नता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए भारत में जो होता है, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान हो गया, मतलब पहाड़ी एरिया हो गया, ये सब क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है तो वे नॉर्वे देश से कौन सी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो ये देखिए रेगिस्तान हो गया, सब जगह जो होता है अलग अलग जीव पाया जाता है, सब में कौन सी पाया जाता है, विविधता। तो ये पहाड़ी, अब मान लीजिए रेगिस्तान में ज़्यादा ऊँट मिलेगा, ठीक है, पानी है तो इसमें कौन सी मिलेगा, ज़्यादा मछली मिलेगा, तो उसमें मछली में विविधता होगा, यहाँ जो है ऊँट में विविधता होगा ना। तो ये पारितंत्र के अनुसार जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहेंगे अपना लोग, पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है,
अब देखिए जैव विविधता पूरे विश्व में एक समान नहीं होती है। अब देखिए पूरा विश्व है उसमें जैव विविधता सब जगह एक समान नहीं होता, ठीक है, सब में जैव विविधता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कैसे होती है, तो उस चीज़ को समझने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, एगो डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपको पृथ्वी, पृथ्वी कैसा नारंगी की तरह गोल है। पृथ्वी पे इस तरह से लाइन जो खींचा रहता है उसको अपना लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अक्षांश। इस तरह से जब लाइन खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अक्षांश। और बीच में होता है वो विषुवत रेखा, बीच में क्या होता है, विषुवत रेखा, ठीक है। और ऐसे ऐसी जो लाइन होगा तो उसको क्या कहेंगे अपना लोग, ऐसे ऐसी जो लाइन खींचेंगे अपना लोग तो उसको क्या कहेंगे, देशांतर, ठीक है। ऐसे ऐसी जो लाइन खींचेंगे तो उसको क्या कहते हैं, अक्षांश। और बीच में जो ये लाइन है ये कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, जिसको अपना लोग कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा, या इसी को कहेंगे कौन सी, भूमध्य रेखा, या इसी को क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश जो होता है इसी क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके बाद ये वाला जो रेखा है इसको अपना लोग कितना मान के चलते, कितना माना गया है इसको, 23.5 डिग्री, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, और इसको 66.5 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया आपको ध्रुव, और ये भी नीचे हो गया ध्रुव, ऊपर में हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो ये बीच वाला जो रेखा है इसको क्या कहेंगे, विषुवतीय क्षेत्र, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये मान लीजिए सूर्य है। तो सूर्य से मान लीजिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है और इसके चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो होता क्या है, मान लीजिए सूर्य से रोशनी निकली, तो सूर्य से जो रोशनी निकलेगी तो ये देखिए ये वाला ध्रुवीय क्षेत्र में जो है इसको कम मतलब बीच वाला जो क्षेत्र है विषुवतीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या लगेगा, ज़्यादा गर्मी लगेगा। और ये ध्रुवीय वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र में क्या हो जाएगा, गर्मी कम लगेगा। तो होता क्या है, ये विषुवतीय जो क्षेत्र है, विषुवत भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है इसके आसपास के क्षेत्र में विविधता ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। और इससे जितना दूर जाते जाएगा, ध्रुव के जितना नज़दीक जाते जाएगा, विविधता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो वही बात लिखे हैं, जंतु एवं पादप की विविधता संपूर्ण विश्व में क्या होती है, समान न होकर असमान वितरण प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो सब जगह समान नहीं होती है, जो विषुवत रेखा के पास है उसमें विविधता ज़्यादा होती है, और विषुवत रेखा के जो दूर है या ध्रुव के जो नज़दीक है उसमें विविधता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, तो उस देश में विविधता कम पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए समानतः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जाति विविधता क्या होती है, घटती है। समानतः भूमध्य रेखा से, समानतः कहाँ से, भूमध्य रेखा से, ये वाला भूमध्य रेखा हो गया, देखिए ये वाला डायग्राम में देख लिए, ये वाला कौन चीज़ है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, इधर की ओर जाएंगे तो यो ध्रुव होगा, इधर की ओर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव होगा, इधर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। जाने पर क्या हो जाती है, जातीय विविधता, जातीय विविधता क्या होती है, कम होती है। बोले ना ये विषुवत रेखा के आसपास में विविधता ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाएंगे विविधता क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो वही बात इसमें भी दिखा ना, ये देखिए विषुवत रेखा के सनलाइट मान लीजिए इस पे पड़ा तो यहाँ जो है सनलाइट कम पड़ेगा, यहाँ कम पड़ेगा, जबकि ये बीच में क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, जिसके कारण ये इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा इसके आसपास जो है विविधता ज़्यादा होगी, और इसके दूर जब ये जाएंगे तो विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए क्या कहता है, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर उष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय सीमा कहाँ से कहाँ तक, 23.5 डिग्री से कितना डिग्री तक, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों के से अधिक होता है, से क्या होता है, अधिक जातियां पाई जाती हैं। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया आपको भूमध्य रेखा, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है। इससे 23.5 डिग्री उत्तर, इससे 23.5 डिग्री क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। इससे 23.5 डिग्री क्या हो गया, दक्षिण, 23.5 डिग्री कौन सी, दक्षिण, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण जो है, जिसको क्या ये वाला जो है इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर
23.5 दक्षिण, इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इस क्षेत्र में विविधता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो वही बात लिखिए, अक्षांशीय सीमा 23.5 से 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक में शीतोष्ण और ध्रुव प्रदेशों से क्या पाई जाती है, अधिक जातियां पाई जाती है। मतलब ये वाला हो गया शीतोष्ण, 23.5 के बाद इधर हो गया शीतोष्ण, 23.5 के बाद इधर हो गया शीतोष्ण, ये ऊपर में हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया। इसकी तुलना में ये बीच में जो उष्ण कटिबंधीय है 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण, इसमें विविधता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद भूमध्य रेखा के समीप कोलंबिया में 1400 पक्षी की जातियां पाई जाती हैं। अब देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये हो गया आपको भूमध्य रेखा। तो इसी के भूमध्य रेखा के आसपास है वो देश है, नाम क्या है, कोलंबिया है। उसमें एक पक्षी का कितना जाति पाया जाता है, 1400। कितना पाया जाता है, 1400। ठीक है, उसके बाद कहता है जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर है, तो उत्तर इधर होगा, तो ये मान लीजिए 23.5, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपना लोग 41 डिग्री, 41 डिग्री उत्तर है। तो यहाँ पे जो है इसमें कितना विविधता थी, पक्षी का कितना प्रजाति पाया जाता है, तो 105। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री है, तो 41 से ऊपर होगा 71, तो यहाँ पे है मान लीजिए, तो इसमें विविधता कितना डिग्री पर है, 71 डिग्री पर। तो 71 डिग्री पर जो है इसमें विविधता कितना, इसमें कितना प्रकार का मतलब पक्षी के जाति पाया जाता है, तो इसमें मात्र पाया जाता है कितना प्रकार का, 56 प्रकार। तो देखिए ध्रुव से जैसे मतलब क्या कहते हैं, विषुवत रेखा से जैसे दूर जा रहे हैं ध्रुव के तरफ, विविधता क्या होती है, घटती जा रही है। विषुवत रेखा के पास देखिए 14 कोलंबिया में, उसके बाद न्यूयॉर्क 41 डिग्री पर चल गया, कितना 105। उसके बाद देखिए और चल गए 71 डिग्री पे, कितना हो गया 56। तो ध्रुव से जैसे जैसे अपना लोग जा रहे हैं, मतलब विषुवत रेखा से जैसे ध्रुव की ओर जा रहे हैं, विविधता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। अब देखिए क्या कहता है, भारत अब देखिए भारत में जिसका अधिकार भूभाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, उसमें जो है 1200 से अधिक पक्षी की जातियां। अब देखिए भारत कहाँ पाया, विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ होगा, तो भारत जो है ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसी क्षेत्र में भारत है। ठीक है, तो भारत जो है कौन क्षेत्र में पाया है, तो भारत जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में है, तो इसीलिए कौन क्षेत्र में है, उष्ण कटिबंधीय। और इसमें कितना विविधता पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है 1200 पक्षी का जो है कितना प्रजाति पाई जाती है, 1200। इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर जो था, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा पर जो था इक्वाडोर, उस पर कितना विविधता पाई गई थी, उस पर पाई गई थी 1400। कितना पाई गई थी, 1400। ठीक है, अब देखिए अगला चीज देखिए, इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन क्षेत्र में संवहनी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम में उपस्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जैव विविधता पृथ्वी पर सर्वाधिक। तो सबसे पहले देखिए इक्वाडोर का उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में संवहनी पौधा पाया जाता है। ठीक है, और यूएसए के मध्य पश्चिम में भी कौन सी पाया जाता है, वो संवहनी पौधा पाया जाता है। लेकिन ये इक्वाडोर में जो पाया जाता है ये यूएसए से कितना गुना अधिक है, तो 10 गुना अधिक। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का अमेजन उष्ण कटिबंध वर्षा वनों की जैव विविधता जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अमेरिका में एक वन है जिसका नाम है अमेजन वन, जो कि बहुत बड़ा वन है ना। तो उस वन में जो है जैव विविधता पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है, तो अमेजन के वन में। वहीं बहुत सारा उसमें क्या पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है, मतलब क्या कहते हैं, जानवर का, पशु का, जितना भी है, पक्षी का, ढेर सारा कौन सी पाई जाती है, प्रजाति पाई जाती है। बहुत बड़ा वन है, बहुत घना वन है। तो उस वन में जो है जैव विविधता क्या है, पृथ्वी पर सर्वाधिक है।
और इसीलिए इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन है उसका अधिकतम पार्ट कहाँ से आता है, अमेजन के वन से ही आता है, इसीलिए उसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो अमेजन वन में, अमेजन वर्षा वन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो अमेजन वर्षा वन में 40,000 पादप की जाति, ठीक है, 3,000 मत्स्य मछली की जाति, 1,300 पक्षी की जाति, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर और 378 सरीसृप पाया जाता है, किसमें, अमेजन के वन में, और 1,25,000 से अधिक अकशेरुकी जाति का आवास पाया जाता है। इतना विविधता है इसमें, किसमें, अमेजन के वन में। ठीक है, इतना प्रजाति इसमें पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अपना लोग देख क्या रहे हैं, अपना लोग देख रहे हैं कि ये विविधता जो पाई जाती है तो ये उस मतलब अक्षांशीय प्रवणता के कारण क्या इस पे प्रभाव पड़ता है, क्या इसके कारण अक्षांशीय प्रवणता के कारण इसमें विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में पढ़ लिए। क्या पढ़े, तो अपना लोग पढ़ लिए भूमध्य रेखा के आसपास जो है उसमें विविधता अधिक पाई जाती है, और भूमध्य रेखा से जब भी अपना लोग ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उसमें विविधता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगला अपना लोग को पढ़ना है जातीय क्षेत्र संबंध। ठीक है, जातीय क्षेत्र संबंध, ये देखिए जातीय क्षेत्र संबंध जो है ये वैज्ञानिक था, एगो नाम था उसका अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। क्या नाम था वैज्ञानिक का, अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। ठीक है, उसने क्या किया, अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट ने क्या किया, जो किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी जातीय समृद्धि और उसके क्षेत्र के बीच, किसी भी जातीय समृद्धि, किसी भी क्या कहते हैं जैव विविधता के अंतर्गत किसी भी जातीय समृद्धि और क्षेत्र के बीच एगो संबंध स्थापित किए। एगो कौन चीज स्थापित किए, संबंध स्थापित किए। और कौन सा वैज्ञानिक, क्या नाम था वैज्ञानिक का, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मनी का वैज्ञानिक था। तो और वो जब उसके बीच ग्राफ खींचे तो ग्राफ जो है आयताकार अति परवलय प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, आयताकार अति परवलय प्राप्त हुआ, जिसके बाद वो कुछ निष्कर्ष दिए, उसी चीज को अपना लोग को क्या करना, पढ़ना। ठीक है, तो देखिए जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृतिवाद भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के वनों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती, लेकिन कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र का जातीय समृद्धि बढ़ते रहेगा। अगर हम क्षेत्र की सीमा को बढ़ाएंगे तो उसका जातीय समृद्धि क्या होगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन यह कितना, कुछ सीमा तक बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, या तो कांस्टेंट हो जाएगा या क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, देखिए वास्तव में जाति समृद्धि वर्गकों जैसे हो गया आवर्तबीजी पक्षी, चमगादड़, मछली की व्यापक किस्मों के बीच संबंध आयताकार अति परवलय प्राप्त होता है। ठीक है, तो जातीय समृद्धि और किसके बीच में, जातीय समृद्धि और जो है क्या कहते हैं क्षेत्र के बीच में क्या किया, संबंध, मतलब ग्राफ जब खींचा गया तो कैसा प्राप्त हुआ, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को अति परवलय, आयताकार अति परवलय प्राप्त हुआ। और उसमें जब लॉग लगा दिया गया, लघुगणक उसका लगाया गया, तो उसका समीकरण कैसा प्राप्त हो गया, तब वह ग्राफ कैसा हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका देख लेते हैं समीकरण। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, ये वाला डायग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये जातीय समृद्धि, ये कौन चीज है, जातीय समृद्धि, और ये कौन चीज है, क्षेत्र। दोनों को रख के इस पे कौन चीज खींचा गया, ग्राफ खींचा गया। तो ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है, ये अति परवलय। कैसा है, अति परवलय यानी हाइपरबोला, मतलब कौन चीज, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपर
बोला। इस तरह का ग्राफ हुआ। ग्राफ क्या था, तो देखिए अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट क्या बोले, जो जातीय समृद्धि जो है, जिसको मान लिया एस, ठीक है, ये जो है बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, क्षेत्र का। और क्षेत्र का कौन सी का, स्क्वायरो हो सकता है, क्यूबो हो सकता है, फाइवो हो सकता है, तो मान लीजिए उसको कौन सी, जेड। तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, टू ए टू द पावर जेड। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ अपना लोग खींचते हैं तो कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो एस बराबर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर जेड है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे हो गया। तो ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपना लोग, लॉग लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है तो कौन सी आता है, एगो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, मान लीजिए सी ए टू द पावर क्या हो गया, जेड, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपको लॉग इस साइड भी ले लेंगे, लॉग सी ए टू द पावर कितना हो जाएगा, जेड, ठीक है। अब देखिए लॉग इस साइड हो गया एस, ठीक है, इस साइड हो गया लॉग सी ए टू द पावर कौन सी, जेड। अब इसको यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लॉग एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लॉग सी या ए टू द पावर जेड है, तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, लॉग में जोड़ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग सी प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा लॉग ए टू द पावर जेड, तो जेड को गुना में ला लेंगे, तो जेड लॉग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला समीकरण जब इसमें लॉग लगा देंगे तो ये वाला समीकरण कैसा दिखने लगेगा, इस तरह का ये दिखने लगेगा। समझ में आ गया। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने क्या किया, जातीय समृद्धि और क्षेत्र के बीच एगो संबंध दिया और बताए कि किसी निश्चित सीमा के अंतर्गत जब हम जातीय के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो जातीय समृद्धि भी क्या होती है, क्षेत्र के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन वो क्या था, निश्चित सीमा तक, ठीक है। तो उसी के बाद ये हो गया, और उसके बाद उसमें जब ये समीकरण आ गया, समीकरण के बाद जो है उसमें लॉग लगा दिए तो ये वाला समीकरण आ गया सीधा वाला, ठीक है। तो यही है इसका कौन सी, रिलेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। देख लीजिए ये वाला समीकरण है, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहाँ पे एस कौन चीज़ है, जातीय समृद्धि है, ए कौन चीज़ है, क्षेत्र है, जेड कौन चीज़ हो गया, रेखीय ढलान हो गया, रेखा का ढलान हो गया, समाश्रय गुणांक इसे भी कहेंगे, कौन सी कहेंगे, समाश्रय गुणांक। और सी कौन चीज़ है, तो सी हो गया आपको वाय अंतःखंड हो गया, ठीक है। यहाँ से ये बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये जेड का मान जो है ये अलग अलग क्षेत्र के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। ये जेड का मान जो है, देखिए जेड जो है, जेड का मान अगर 0.1 से 0.2 के बीच रहेगा जेड का मान, तो ये कैसा क्षेत्र होगा, सामान्य क्षेत्र होगा, मतलब कैसा, स्मॉल एरिया होगा, मतलब कैसा होगा, स्मॉल एरिया, ठीक है। अगर मान लीजिए जेड का मान क्या हो जाए, 0.6 से 1.2 के बीच हो जाए, तो ये कैसा एरिया हो जाएगा, तब ये बड़ा एरिया हो जाएगा। और इसमें इसका ढलान कैसा होगा, तो इसका ढलान जो होगा ये तीव्र रूप से तिरछी होगी, कैसी होगी, तिरछी होगी, क्लियर होगा। स्मॉल एरिया के लिए जेड का मान कितना, 0.1 से 0.2, और जब बड़ा एरिया रहेगा तो उसके लिए 0.6 से 0.12, ठीक है। और जेड कौन चीज को सूचित करेगा, तो जेड सूचित करेगा ढलान को, किसको सूचित करेगा, ढलान को, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी तथा स्तनधारी पक्षी की रेखा की ढाल कितना होती है, 1.15 होती है, ठीक है। जेड जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 1.15, किसके लिए, उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी और स्तनधारियों की रेखा की ढलान कितना हो जाएगी, 1.15 हो जाएगी, क्लियर हो गया। चलिए चलिए आज की वीडियो में रहने देते इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट क्लास।